नमस्कार बच्चों, मैं रामकिशोर यादव, पीजीटी इकोनॉमिक्स मॉडल स्कूल मुहाली, जिला अशोकनगर आपके सामने अर्थशास्त्र का कक्षा 12 के लिए चौथा वीडियो लेके आया हूँ। और आज हम जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो दो बुक्स हैं, व्यष्टि और समष्टि, उसी के रेफरेंस में मैं समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट के संदर्भ में ये वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और अभी तक के जो 3 वीडियो जो मैंने डाले उनमें बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया था। अब आपके स्टार्टिंग जो सिलेबस का पार्ट होता है, हालांकि वो शब्दावली की सिलेबस का ही पार्ट थी और 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाने वाली थी। जैसा कि मैंने शब्द बताया कि समष्टि एक व्यष्टि, तो मैं थोड़ा सा इससे बैक में जाने के पश्चात मैं इन शब्दों पे आऊंगा और इसकी विस्तृत व्याख्या आपको करके बताऊंगा। आपको बताना चाहूंगा कि 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक, शॉर्ट में जिसका नाम प्रचलन में है वेल्थ ऑफ नेशन, में अर्थशास्त्र को एक नए विषय के रूप में पहचान दिलवाने का कार्य श्रीमान एडम स्मिथ महोदय ने किया था। इसलिए इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र इससे पहले नहीं पढ़ाया जाता था। इससे पहले अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के साथ राजनीतिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में भी वॉर्टेल के अर्थशास्त्र का नाम आपने सुना ही है, जो कि भारत के ही थे। उन्होंने भी आजीविका आदि, कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, कैसे अपनी जीविका चलानी चाहिए, इन सारी बातों पर विस्तृत व्याख्या की है। परंतु हम उतना नहीं जाके हम वर्तमान जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उसकी प्राचीन जो इतिहास है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में चूंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नई पहचान दिलवाने का कार्य किया, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। इसके पश्चात एक नाम आता है रेगनर फिश। 1933 में रेगनर फिश ने सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। तो अगर बात आती है रेगनर फिश ने कब या व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो शब्दों का यूज रेगनर फिश ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि एक छोटे स्तर पर अध्ययन करने है, जैसे परिवार है, फर्म है, व्यक्तिगत इकाइयों का जिसमें अध्ययन करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बनती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस डिटरमिनेशन का, प्राइस का निर्धारण का आदि की व्याख्या इसमें ज्यादा है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र किसी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के संदर्भ में काम आती है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी परिभाषित कर सकते हैं। बात आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र कब से ज्यादा पॉपुलर हो। वास्तविक पहले 1900 यानी कि तीसा की महामंदी से पहले, जो कि तीसा की महामंदी 1929 से शुरू हुई थी। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी बना था कि तीसा की महामंदी कब शुरू हुई थी, 1929, 1930, 1933, 1936। तो एक्चुअली में जो ये महामंदी आई थी वो 1929 से शुरू हो गई थी। और इस दौरान अमेरिका में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% तक हो गई। और इससे पहले एक कंसेप्ट चलती थी क्लासिकल थ्योरी, परंपरावादी विचारधारा,
अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। इसलिए सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। परंतु जब तीसरा की महामंदी आई तो उस दौरान पूर्ति बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको खरीदार नहीं मिल रहे थे और इस कंडीशंस में कीमतें तेजी से गिर रही थी, मंदी की स्थिति हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। और अमेरिका में तो ये जो मेनली इसका इफेक्ट पड़ा विकसित देशों में, तो अमेरिका यूएसए में तो ये बेरोजगारी की जो दर है वो 3% से बढ़कर 25% तक हो गई थी। कई बार आ जाता है कि तीसरा की महामंदी में अमेरिका में बेरोजगारी की दर कितनी प्रतिशत तक बढ़ गई थी, तो आप कह भी सकते हैं कि 3% से बढ़कर 25% तक बेरोजगारी की दर अमेरिका में हो। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो कि पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित था, तीसरा की मंदी में देखा गया कि बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, रोजगार जा रहे थे, वस्तुओं को खरीदार नहीं मिल रहे थे। तो उसी दौरान एक नाम आता है केन्स। तो जॉन मेनार्ड केन्स, जिनकी की पुस्तक 1936 में आई, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी of employment, interest and money। इन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्र की जो कंसेप्ट थी, जो थ्योरी थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको नकारा और उन्होंने बताया कि किसी भी देश के विकास के लिए सरकार का हस्तक्षेप अति आवश्यक है और एक बड़ा बूस्टर धक्का, सिद्धांत के नाम से भी बड़ी क्लास में वो डोज देना पड़ेगा, जिससे कि किसी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। और इस कंसेप्ट के बाद समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है बहुत पॉपुलर हो गई और इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र विश्वव्यापक स्तर पर इनकी पुस्तक के कारण पॉपुलर हो। तो आपका क्वेश्चन भी बनेगा यहां से भी कि जो जॉन मेनार्ड केन्स हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उनकी पुस्तक कब आई, और जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक में सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? तो आंसर होगा समष्टि। तो अभी तक मैंने आपके जो आने वाले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताए। नंबर 1 कि एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों माना जाता है या उन्हें अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं, उनकी पुस्तक का नाम और वो कब आया। ये शॉर्ट में हो सकता है, 2 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं। इसके पश्चात छोटे क्वेश्चन में आपका आंसर डिपेंडेंट बनता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया और कब किया। तीसरा क्वेश्चन कि तीसरा की महामंदी कब से शुरू हो गई तथा तीसरा की महामंदी के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी की दर कितनी प्रतिशत तक बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसको पॉपुलर या उसको विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाले जो अर्थशास्त्री, उनमें आप किसको रखेंगे, तो इसमें आएगा आपका जॉन मेनार्ड केन्स, जो कि इनकी पुस्तक 1936 में आई और इसकी पुस्तक के बाद इनका पॉपुलरिटी बढ़ गई। अब एक शब्द आया व्यष्टि और समष्टि, तो यही से क्वेश्चन अगला बनता है कि 3
3, 4, 5 नंबर पे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और इसमें अंतर बताएं। इससे पहले भी आपका ये क्वेश्चन पिछले जो एमपी बोर्ड के सिलेबस में था वो भी था और यहाँ पे भी इसको वर्तमान में है। तो अभी इस पर अपन फोकस करते हैं। तो इसको थोड़ा मैं निकालता हूं। नंबर 8, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो कि विश्व स्तर से भी संबंध रखती है का अध्ययन किया। दूसरा जो है इनमें अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से है, वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय और रोजगार के सिद्धांत से है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय एवं रोजगार के सिद्धांत से। आय एवं रोजगार को हम अंडरलाइन करेंगे, ऐसे ही समष्टि व्यष्टि में हम कीमत विश्लेषण। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, तो कीमत विश्लेषण के नाम से, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण अध्ययन होता है आय एवं रोजगार के सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्ति विशेष या फर्म या उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या
का अध्ययन करते हैं। अगला अंतर इसमें हम समझ सकते हैं। देखिए, आप देखते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनती है। तो यहां से एक अंतर अपन बना सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध सूक्ष्म से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यापक है। यह क्षेत्र या समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या सूक्ष्म है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ संबंध को स्पष्ट करता है। अगले अंतर में आप देख सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो कि महत्वपूर्ण भी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समस्याओं का मुख्य निर्धारण कीमत से, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक आय। अगर उसके उद्देश्य को लेकर बात करें तो एक अंतर यहां भी बनता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य साधनों के उचित बंटवारे से, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स में, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट से, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का